हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा पोलन एलर्जी, बट आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। व्हाट इज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन क्या होता है? तो देखिए, hybrid seed technology is the based upon the cross pollination of diversely related two pure lines showing desired traits produces the hybrid seed that show the inferior traits than parents. तो हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन मेथड पर बेस्ड है। इसमें आपको दो प्योर लाइंस को लेना है, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो जब दो लाइंस के प्योर लाइंस के बीच में आप जब क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने से क्या होगा, एक आपको डिजायर कैरेक्टर वाले हाइब्रिड सीड आपको प्राप्त होंगे। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी जो है क्रॉस पॉलिनेशन पर बेस्ड है। रिक्वेसिटी ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ब्रीडर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखिए, जब हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए हमें बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी। तो इसमें ब्रीडर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ब्रीडर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है? नंबर 1, डेवलप इनब्रीड लाइन्स। तो इनको इनब्रीड लाइन्स को डेवलप करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पेरेंटल लाइन, अब उनको जो पेरेंट लाइन उनको सेलेक्ट करनी है उसका आइडेंटिफिकेशन उनके लिए एसेंशियल है। सिस्टम फॉर पोलन कंट्रोल, अब उनको ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जिसमें वो पोलन ग्रेन्स को भी कंट्रोल कर सके। मेजर प्रॉब्लम्स फॉर ब्रीडर्स एंड प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स और ब्रीडर्स के साथ जो मेन प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उनको मेन प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंटल लाइन। तो पेरेंटल लाइन को वो कैसे मेंटेन करें? सेपरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अब प्लांट पर मोनोशियस फ्लावर है, उसमें मेल भी है फीमेल भी है, तो उसको कैसे सेपरेट करें? तो उसको सेपरेशन करना भी उनके लिए एक मेजर इशू होता है। नेक्स्ट उनको प्रॉब्लम आती है पोलिनेशन। अब वो पोलिनेशन को कैसे कंट्रोल करें कि अगर क्रॉप सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो वो कैसे इसको कंट्रोल करें? तो ये मेजर इश्यूज हैं जो ब्रीडर्स को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे मेन रहता है पेरेंट लाइन को ही मेंटेन करना, दूसरा पॉलिनेशन को कंट्रोल करना। ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जो ब्रीडर्स को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंटल लाइन, अब पेरेंटल लाइंस के क्या कैरेक्टर होने चाहिए? फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट होना चाहिए। हाइब्रिड सीड ईल्ड जो है वो गुड पोलन प्रोडक्शन वाली होनी चाहिए। गुड सीड कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉन्ग शेडिंग पीरियड होना चाहिए। मेल स्टेरिलिटी, प्लांट हाइट होनी चाहिए। तो मेल स्टेराइल होना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टर जो हैं, जब भी हम हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करेंगे तो इन चीज़ों पे बेसिकली ध्यान दिया जाता है। तो ये कैरेक्टर एक पेरेंट लाइन में होने नेसेसरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बेसिक प्रोसीजर्स फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं। उसमें क्या है? नंबर 1, डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर पेरेंट लाइन्स। अब पेरेंट लाइन्स का आइडेंटिफिकेशन करना, उसका डेवलपमेंट करना, ये एक बेसिक प्रोसीजर है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ पेरेंटल लाइन, पेरेंट लाइन आपने जो सेलेक्ट की अब उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉसिंग बिटवीन पेरेंटल लाइन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ F1, आप F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिला उसका पेरेंटल लाइन के साथ क्रॉस करना, ये एक बेसिक टेक्निक है। Commercial hybrid seed production demands crossing techniques which is easy and also economic to maintain parental line. तो कमर्शियल सीड हाइब्रिड प्रोडक्शन की सबसे मेन चीज क्या है? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग टेक्निक्स उसकी सबसे बड़ी डिमांड है कि क्रॉस कैसे किया जाए, विच इज इजी है एंड ऑल्सो इकोनॉमिक टू मेंटेन पेरेंटल लाइन, और साथ में पेरेंट लाइन को मेंटेन भी किया जा सकता है इकोनॉमिकली। Only few crossing mechanisms have been adopted for commercial hybrid seed production. तो प्रोडक्शन को कमर्शियली यूज करने के लिए कुछ क्रॉसिंग मैकेनिज्म वेल नोन है। अब ये क्रॉसिंग मैकेनिज्म कौन कौन सी? नंबर 1, हैंड इमैस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन, हाथों से ही आप इमैस्कुलेशन कर सकते हैं। इमैस्कुलेशन मीनिंग होता है, देखिए,
कि एंथर को रिमूव करना, हाथों से ही एंथर को रिमूव कर दिया जाए। तो ये हो गया हैंड इमैस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में भी या पॉलिनेशन को कर सकते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मोनोशियस एंड डायोशियस एंड मेल स्टेरिलिटी। तो जब भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कमर्शियल लेवल पर करना है तो इसमें ये चीजें यूज की जाती है, इन मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है। तो उसमें हमें हैंड इमैस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की होती है, मोनोशियस एंड डायोशियस कंडीशन चाहिए और मेल स्टेरिलिटी चाहिए, यानी मेल स्टेराइल होना जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक प्रोसीजर है जो सीड प्रोडक्शन में, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में किए जाते हैं। Why we prefer hybrid seed technology on open pollinated? तो हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए ये ओपन पॉलिनेशन ही क्यों प्रेफर करते हैं? रीजन, डिस्टिंक्ट यील्ड एडवांटेज कंपेयर टू ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज। तो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज के लिए इसको यूज किया जाता है कंपेयर टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड ऑन कमर्शियल स्केल एंड इकोनॉमिक लेवल। तो आपको इकोनॉमिकली जब कमर्शियल लेवल पर आप जब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं तो ये बेस्ट रहता है, इसकी ये प्रोसीजर, इसकी एबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन एलोगेमस प्लांट्स। अब एलोगेमस प्लांट्स में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे होता है? इन नेचर टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएबिलिटी and for its wider adaptation in different environmental conditions, flowering plants has adopted many mechanisms for cross pollination. आप जानते हैं कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर क्रॉस पॉलिनेशन की डिफरेंट मैकेनिज्म वैसे ही नोन है। जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उनमें क्या होगा? जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी। क्रॉस पॉलिनेशन से तो वेरिएबिलिटी नहीं लाई जा सकती, बट क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होगा? अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं हम फ्लावर में तो उसमें आप जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं ला सकते, आप क्रिएट ही नहीं कर सकते नेचुरली। उसके लिए हमें क्या चाहिए? क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए। जब फ्लावर्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जेनेटिकली उसमें वेरिएबिलिटी डेवलप होगी, और इसके लिए नेचर में ऑलरेडी बहुत सारी मैकेनिज्म है जो प्लांट खुद अडॉप्ट करता है। क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन जेनेटिक हेट्रोजेनिटी। जैसे मैंने बताया कि क्रॉस पॉलिनेशन से क्या बेनिफिट होता है कि वहां पर हेट्रोजेनिसिटी डेवलप होती है एंड शो वाइडर एडेप्टेशन। इन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स इट इज इजी टू प्रोड्यूस हाइब्रिड। तो क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स में क्या है? इजीली हाइब्रिड सीड प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है, एज देयर आर मैनी मैकेनिज्म दैट प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन इन नेचर। तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप जानते हैं कि नेचर में ऐसी कई सारी मैकेनिज्म है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। जैसे आपने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो पॉलिनेशन की डिफरेंट टेक्निक्स है, वहाँ बर्ड्स हेल्प कर रही है, इंसेक्ट कर रहे हैं, विंड कर रही है। तो ये डिफरेंट एजेंट्स हैं जो नेचर में प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन उनमें इजीली हो जाए। तो अब जैसे ये है यूनिसेक्सुअलिटी। अब यूनिसेक्सुअलिटी है, प्लांट में एक ही प्लांट पर दोनों प्लांट पार्ट्स प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल है प्लांट। डाइकोगैमी है, हर्कोगैमी है, एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी। अब ये टॉपिक्स को हम एक एक पॉइंट्स वाइज आगे डिस्कस करेंगे हम। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन ऑटोगेमस प्लांट्स। अब ऑटोगेमस प्लांट्स में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे होगा? फॉर सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स द प्लांट मस्ट बी मेल स्टेराइल। अगर प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वहां पर हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि उसमें मेल स्टेराइल होना चाहिए। जब वहां पर क्रॉसिंग हो रही है प्लांट्स के बीच में तो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है? वहां पर मेल का स्टेराइल होना जरूरी है। तो फॉर सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स द प्लांट मस्ट बी मेल स्टेराइल ड्यूरिंग द क्रॉसिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर तो उसके लिए क्या चाहिए? मेल स्टेराइल होना चाहिए। तो मेल स्टेराइल होगा तभी वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देयर आर वेरियस मैकेनिज्म दैट प्रमोट्स फैसिलिटेट सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी मैकेनिज्म वेल नोन है जो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करती है। तो ये नेचर में नेचुरली अवेलेबल है with the
proven impact of hybrid seed technology, new tools for hybrid breeding were discovered। तो देखिए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए कई सारे ऐसे हाइब्रिड ब्रीडिंग टूल्स डेवलप हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं एंड यूटिलाइज फॉर सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप्स। तो वो सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप्स के लिए इजीली वो यूटिलाइज भी हो रहे हैं, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जिनमें आपने एग्जांपल पढ़ा है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को भी इंक्लूड किया गया है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज अ कंडीशन वेयर द प्लांट इज अनेबल टू प्रोड्यूस फंक्शनल पोलन। तो देखिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लांट्स में पोलन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो क्या है, उसमें फंक्शनल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं एंड वुड रिलाई ऑन अदर पोलन सोर्स टू प्रोड्यूस सीड। तो जब फंक्शनल पोलन ग्रेन, जब एक ही प्लांट पर अगर क्या हो रहा है कि पोलन्स को अगर हमें स्टॉप करना है, उसको फर्टाइल नहीं रखना है, तो ताकि वो फंक्शनल ना रहे और उसमें क्रॉस पॉलिनेशन इजीली हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट यही है कि साइटोप्लाज्म में मेल स्टेरिलिटी जो है एक ऐसी कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के जो जीन होते हैं वो फीमेल के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जब वो फीमेल के थ्रू कंट्रोल होंगे, फीमेल का ही जीन आगे ट्रांसफर होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मेल स्टेराइल बना रहता है। अब मेल स्टेराइल है तो वहां पर जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो क्या होंगे, अगर फंक्शनल पोलन बना भी है तो वो एबल नहीं होता है, वो आगे फर्टिलाइजेशन करने में एबल नहीं होता है, वो अनेबल होता है यहाँ पर on other pollen source to produce seeds. This greatly facilitates large scale hybrid seed production by passing hand pollination. तो hand pollination टेक्निक के थ्रू भी लार्ज स्केल पर इस तरह से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किए जाते हैं। तो नेचुरली क्या किया जाए, वहां पर हैंड पॉलिनेशन किया जाए। हाउ मेल स्टेरिलिटी मैनिफेस्ट इन प्लांट्स। तो कैसे मेल स्टेरिलिटी को प्लांट्स में मैनिफेस्ट किया जा सकता है। नंबर 1, द एब्सेंस और मेल फॉर्मेशन ऑफ मेल ऑर्गन्स इन डायोशियस प्लांट्स। अब प्लांट डायोशियस है, उस कंडीशन में देखिए वहां पर क्या होगा, तो वहां पर हम मेल जो है, अगर मेल वहां पर एब्सेंस हो जाए या मेल फॉर्मेशन हो, वो ढंग से उसका फॉर्मेशन नहीं हो, तो मेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन अगर ढंग से नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होगी, तो ऐसे प्लांट के मेल जो है वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ, द एब्सेंस और मेल फॉर्मेशन ऑफ मेल ऑर्गन्स इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स और नो मेल फ्लावर्स इन डाइशियस प्लांट। तो यहाँ पर अगर प्लांट्स में मोनोशियस कंडीशन है मान लीजिए, तो वहां पर क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन प्रॉपरली ना हो, प्रॉपरली अगर वो फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो फर्टिलाइजेशन में एबल नहीं हो पाएगा। और दूसरा क्या हो कि मेल फ्लावर ही ना बने वहां पर। तो ये दो सिचुएशन है, अगर मेल प्लांट बनता भी है, मेल फ्लावर बनता भी है, तो उसमें क्या हो, उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाए, मेल फॉर्मेशन हो जाए, मेल यानी कोई ना कोई वहां डिस्टोर्शन हो जाए। और दूसरा, अगर मेल फ्लावर का वहां फॉर्मेशन हो ही नहीं, तो ये ऐसी कंडीशन है जो अपने आप ही मेल स्टेरिलिटी को प्रमोट कर रही है। सेकेंड, फेलियर टू डेवलप नॉर्मल एंथर। अब नॉर्मल एंथर का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ही फेलियर हो जाए, वहां पे बने ही नहीं हो। एबनॉर्मल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लीडिंग टू इनवायबल पोलन। अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ही एबनॉर्मल हो जाए, वहां पर जो पोलन बन रहे हैं वो भी प्रॉपर ना बने, उनमें कुछ ना कुछ वहां पर एबनॉर्मलिटीज आ जाए, तो वो पोलन भी क्या है, वायबल नहीं रहेंगे, आगे से पोलन जर्मिनेट नहीं कर सकते, वो इनवायबल हो जाएंगे। एबनॉर्मल पोलन मैच्योरेशन, इनएबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन कंपेटिबल स्टेगमा। अगर पोलन मैच्योरेशन के टाइम एबनॉर्मलिटीज आ जाए, पोलन प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं हो, उसका मैच्योरेशन ही नहीं हो, तो वो अगर उसको कंपेटिबल स्टिग्मा मिलेगी तो भी वो क्या है, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो पोलन में एबनॉर्मलिटीज नहीं आनी चाहिए, वो प्रॉपर मैच्योरेट होना चाहिए। अगर उसमें मैच्योरेशन कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट मैच्योर नहीं है पोलन, तो ऐसे पोलन को अगर कंपेटिबल स्टिग्मा मिलेगी तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा। नो डेहिसेंट एंथर्स बट वाइबल पोलन स्पोरोफिटिक कंट्रोल। तो अगर एंथर का डेहिसेंस ही नहीं हो,
तो जब डेहिसेंट ही नहीं होगा तो उसमें अगर पोलन वायबल भी होगा तो कंट्रोल हो गया, वहां पर क्या होगा, उसका जर्मिनेशन ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। बैरियर्स प्रिवेंटिंग पोलन फ्रॉम रीचिंग ओव्यूल। तो एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो पोलन को ओव्यूल तक जाने में भी रोकते हैं। तो अगर वो नेचुरली बैरियर्स उनको वहां तक जाने नहीं देंगे तो इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन वहां पर फेवरेबल हो गया और सेल्फ पॉलिनेशन को स्टॉप किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स है जिसके थ्रू मेल स्टेरिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी कितने टाइप की होती है? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी। तो देखा जाए तो मेल स्टेरिलिटी जो है बेसिकली दो टाइप की होती है। नंबर वन, फिनोटिपिक क्लासिफिकेशन। नंबर सेकेंड, पीनोटिपिक क्लासिफिकेशन। तो मेल स्टेरिलिटी कितने टाइप की हुई? फिनोटिपिक एंड पीनोटिपिक। तो दो टाइप की हो गई। phenotypic classification, देखिए phenotypic classification includes structural male sterility, anomalies in male sex organ। अब इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरली मेल सेक्स ऑर्गन में एबनॉर्मलिटीज आ गई है। अगर वो स्ट्रक्चरली वेल डेवलप नहीं होगा मेल सेक्स ऑर्गन तो ऐसा मेल सेक्स ऑर्गन स्टेराइल हो जाएगा, वो फर्टिलाइजेशन में कैपेबल नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटीज आने की वजह से इस तरह की मेल स्टेरिलिटी को हम स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। नंबर सेकंड, स्पोरोजिनस मेल स्टेरिलिटी। स्पोरोजिनस मेल स्टेरिलिटी कैसे आ सकती है? स्टेमेंस फॉर्म बट पोलन एब्सेंट। स्टेमेन पूरा बन गया, उसका पूरा फॉर्मेशन हो गया, यानी इसमें एंथर सैक का फॉर्मेशन हो गया, फिलामेंट हो गया, बट वहां पर पोलन ही एब्सेंट है। जब पोलन एब्सेंट हो गए तो इस तरह की स्टेरिलिटी को हम क्या कहेंगे? स्पोरोजिनस मेल स्टेरिलिटी। नाउ थर्ड, फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी। वायबल पोलन फॉर्म्स बट बैरियर प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। देखिए अब इस तरह की मेल स्टेरिलिटी कैसे जनरेट हो रही है कि यहाँ पर पोलन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, पोलन वायबल है, बट एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो इनको फर्टिलाइज होने से रोकते हैं। Inability of pollen to migrate to stigma or other factors that affect fertilization। तो ऐसे कुछ जो पोलन हैं, इन पोलन को स्टिग्मा तक माइग्रेट होने से रोकते ही है। तो ये नेचर में पाए जाने जो वाले जो बैरियर्स है, ये अगर ऑटोमेटिकली ही पोलन्स को स्टिग्मा तक जाने से रोकेंगे या कुछ फैक्टर जो अदर फैक्टर्स हैं तो ये अगर इसको इफेक्ट करते हैं तो भी फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो ये कुछ नेचुरल प्रोसेस है या बैरियर्स हैं जो पोलन्स के वायबल होने के बावजूद भी वो क्या है, स्टिग्मा तक उसको माइग्रेट नहीं होने दे रहे हैं और फर्टिलाइजेशन को वो स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो जीनोटिपिक क्लासिफिकेशन। जीनोटिपिक क्लासिफिकेशन देखिए, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब जो मेल स्टेरिलिटी का टाइप है वो क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। The pollen sterility, which is controlled by cytoplasmic gene, is known as cytoplasmic male sterility। तो जब पोलन की स्टेरिलिटी को साइटोप्लाज्म जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाए, अगर साइटोप्लाज्म के जीन्स ही क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह की जो मेल स्टेरिलिटी होती है उसको हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। यूजुअली द साइटोप्लाज्म ऑफ जायगोट comes primarily from the egg cells। अब जो जायगोट बना है, जायगोट में जो साइटोप्लाज्म आया है वो बेसिकली किससे आया है? वो सिर्फ एग सेल से आया है। जब वो एग सेल से ही प्राइमरली आएगा तो यहाँ पर मेल स्टेराइल हो गया, यानी मेल का यहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। एंड ड्यू टू दिस प्रोजेनी ऑफ सच मेल स्टेराइल प्लांट्स वुड ऑलवेज बी स्टेराइल। तो जब भी साइटोप्लाज्म में जीन मेल्स के थ्रू आएंगे और अगर उसका फर्टिलाइजेशन होगा तो जो जायगोट बनेगा उसमें जीन सिर्फ फीमेल के होंगे, मेल के होंगे नहीं। तो इसलिए ऐसा जो प्लांट होगा वो मेल स्टेराइल होगा क्योंकि उसमें मेल के जीन प्रेजेंट नहीं है। ऐसी जो प्रोजेनी बनेगी जिसमें कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में जीन सिर्फ फीमेल के ही हैं, यानी एग सेल के हैं, मेल के जीन उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं, तो इससे जो प्रोजेनी बनेगी, जो जायगोट बनेगा,
उसमें वो परमानेंटली वो मेल स्टेराइल होगा, क्योंकि उसमें मेल के जीन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हैज लिमिटेड एप्लीकेशन। तो देखिए ये जो स्टेरिलिटी है, ये टेक्निक जो है, ये काफी लिमिटेड एप्लीकेशन है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के सीड, हाइब्रिड के प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसको हम वाइडली यूज नहीं कर सकते हैं। वेयर सीड इज इकोनॉमिक प्रोडक्ट, जहाँ पर हमें इकोनॉमिकली सीड को प्रोडक्ट करना है, तो वहां पर हाइब्रिड के डेवलपमेंट के लिए हम इस सिंपल टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। बट इट कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड सीड इन सर्टेन ऑर्नामेंटल स्पीसीज। बट कुछ ऑर्नामेंटल स्पीसीज है, कुछ लार्ज स्केल में नहीं है, सम स्केल। तो सर्टेन ऑर्नामेंटल स्पीसीज जो हैं उनमें हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी ऑर्नामेंटल, और कुछ एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड स्पीसीज हैं जिनमें एसेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन होता है, उनमें भी हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल इज शुगर कैन, पटेटो एंड फॉरेस्ट क्रॉप। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट वाइड रेंज पर इसको हम यूज नहीं कर सकते, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, male sterility is controlled by mutation in nuclear genes in the single recessive gene affect stamen and pollen development। तो देखिए जो मेल स्टेरिलिटी है उसको आप म्यूटेशंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, पर म्यूटेशन कहाँ होता है आपको पता है, जीन में होता है हमेशा। अब ये जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, तो यहाँ पर म्यूटेशन न्यूक्लियर जीन में होगा, और न्यूक्लियर जीन में भी किसमें होगा, सिंगल रिसेसिव जीन। तो जब स्टेमन का सिंगल जीन जो रिसेसिव जीन है, अगर वो जीन ही उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो ऐसा स्टेमन इफेक्ट हो जाएगा। देन एंड पोलन डेवलपमेंट, बट इट कैन बी रेगुलेटेड ऑल्सो बाय डोमिनेंट जीन। तो देखिए माना कि ये रिसेसिव जीन म्यूटेशंस के थ्रू कंट्रोल हो गया है, बट इसको आप रेगुलेट कर सकते हैं। इसको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं हम, डोमिनेंट जीन से। डोमिनेंट जीन से हम इस जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ द मेल स्टेराइल लाइन, तो मेल स्टेराइल लाइन को मेंटेन करने के लिए नॉर्मली गैमेटोफिटिक मेल स्टेराइल लाइन, यदि देखिए जो गैमेटोफिटिक मेल स्टेराइल लाइन, इसको हम ए लाइन कह रहे हैं हम यहाँ पर, इज मेंटेन्ड बाय बैक क्रॉसिंग विद द हेटेरोजाइगोट बी लाइन। तो देखिए जब हम क्रॉस कराते हैं, जब पेरेंट्स में क्रॉस कराते हैं, तो उसमें जो गैमेटोफिटिक लाइन जो है उसको हम ए लाइन कह रहे हैं, और इसका जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो हमारे पास F1 जनरेशन में आता है हेटेरोजाइगोट जो हमें मिलता है, तो इस हेटेरोजाइगोट को हम क्या करते हैं, ए लाइन से क्रॉस कराते हैं, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। तो जब आप F1 जनरेशन में जो आपको प्रोजेनी मिली, इस प्रोजेनी का जब हमने ए लाइन से क्रॉस कराया, जब ए लाइन से क्रॉस कराया, तो अब जो नई प्रोजेनी बनेगी उसमें 50% फर्टाइल होगी और 50% मेल स्टेराइल होगा। ये याद रखिएगा, जब भी ए लाइन का क्रॉस हम किससे करा रहे हैं, जब F1 जनरेशन में, यानी जो हेटेरोजाइगोट हमें प्राप्त हुआ है उसको हम बी लाइन कह रहे हैं, जब उससे हम बैक क्रॉस कराते हैं, तो जो अब प्रोजेनी बनेगी वो उस प्रोजेनी में 50% फर्टाइल होंगे और 50% क्या होंगे, मेल स्टेराइल होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने हेटेरोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट मतलब जिसमें एक रिसेसिव जीन है और एक डोमिनेंट जीन है, तो दो तरह के जीन होंगे। तो जब उसका हम बैक क्रॉस कराएंगे तो इससे जो प्रोजेनी बनेगी उसमें 50% फर्टाइल होगी और 50% क्या होगा, मेल स्टेराइल होगा। यूटिलाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, मेल फर्टाइल प्लांट फ्रॉम द फीमेल इज कॉस्टली ऑपरेशन। तो देखिए एक प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों ही हैं, बट हमें वहां पर अब मेल फर्टाइल ऑब्टेन करना है, तो ये बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है। मेल को फर्टाइल मेल प्लांट को प्राप्त करना एक कॉस्टली ऑपरेशन है, बहुत कॉस्टली है ये। एंड ड्यू टू दिस कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड इज हायर। तो क्योंकि हमें हाइब्रिड सीड का यहाँ पे प्रोडक्शन करना है और उसको इस मेथड को यूज करेंगे तो वो भी बहुत हाई हो जाएगा। तो gametophytic male sterility has been exploited commercially only in few crops by few countries। तो देखिए gametophytic male sterility को
कमर्शियली यूटिलाइज सिर्फ कुछ क्रॉप्स में ही किया जाता है और वो फ्यू कंट्रीज इसको अप्लाई करती है। एग्जाम्पल इन यूएसए यूज इन कैस्टर, तो कैस्टर के प्रोडक्शन में वो यूएसए इसको यूज करता है। वाइल इन द इंडिया यूज फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ अरहर, जबकि इंडिया में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किसका हो रहा है, सिर्फ अरहर का। अरहर की जो दाल है इसको हम कैजेनस कजान बोलते हैं, तो इंडिया में सिर्फ इसके ही हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इस टेक्निक के थ्रू यूज हो रहे हैं, कैमेटोफिटिक मेल स्टेरिलिटी के थ्रू। और वाइड रेंज में अगर यूज हो रहा है तो वो अदर कंट्रीज में हो रहा है, यूएसए में सिर्फ कैस्टर का हो रहा है। एनवायरमेंटल सेंसिटिव जेनिक मेल स्टेरिलिटी, देखिए मेल स्टेरिलिटी जो है वो अलग अलग फैक्टर से कंट्रोल होती है। अगर एनवायरमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं एनवायरमेंटल सेंसिटिव जेनिक मेल स्टेरिलिटी। शॉर्ट फॉर्म क्या है, EGMS। तो याद रखिएगा EGMS टर्म किसके लिए यूज हो रही है, एनवायरमेंटल सेंसिटिव जेनिक मेल स्टेरिलिटी। तो मेल स्टेरिलिटी सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर जीन एक्सप्रेशन। आपको पता है मेल स्टेरिलिटी सिस्टम को हम किससे कंट्रोल कर रहे हैं, न्यूक्लियर जीन। अगर न्यूक्लियर जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो वहां पे मेल स्टेरिलिटी सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है, बट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू। जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू इसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा तो इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल सेंसिटिव जेनिक मेल स्टेरिलिटी। तो टीजीएमएस की फुल फॉर्म टेम्परेचर सेंसिटिव जेनिक मेल स्टेरिलिटी। कंट्रोल किससे हो रहा है, टेम्परेचर से। पीजीएमएस फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनिक मेल स्टेरिलिटी। अब यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है, फोटो पीरियड्स के थ्रू, यानी लाइट के थ्रू। नेक्स्ट टीपीजीएम का फुल फॉर्म क्या है, फोटो थर्मो सेंसिटिव जेनिक मेल स्टेरिलिटी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस है जिससे कि मेल स्टेरिलिटी को डेवलप किया जा सकता है। तो ये फोटो थर्मो सेंसिटिव जेनिक मेल स्टेरिलिटी हो गया। नाउ नेक्स्ट केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी। केमिकल मेल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी में क्या है, केमिकल का रोल आ गया। This non-genetic method of inducing male sterility involves the uses of chemical। तो इस तरह की मेल स्टेरिलिटी में हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स को यूज करके आप इस तरह की मेल स्टेरिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की मेल स्टेरिलिटी को केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। और साथ में क्या कहते हैं, कॉल्ड हाइब्रिडाइजिंग एजेंट्स और गेमेटोसाइट्स, इसको हम गेमेटोसाइट्स भी कहते हैं। 3 लाइन्स हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी में 3 लाइन्स को यूटिलाइज किया जाता है। कौन कौन सी 3 लाइन्स है, तो देखिए नंबर 1, सिंस दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स 3 लाइन्स, तो इस सिस्टम में 3 लाइन्स को इन्वॉल्व किया जाता है। नंबर 1 A, B एंड R लाइन, इट इज कॉल्ड एज 3 लाइन सिस्टम। तो जब हाइब्रिड सीड डेवलपमेंट में 3 लाइन्स को यूटिलाइज किया जाता है, 3 लाइन्स कौन कौन सी होती है, A, B एंड R, तो इसको हम 3 लाइन हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। द हाइब्रिड डेवलप्स बाय यूटिलाइजिंग दिस सिस्टम आर कॉल्ड एज 3 लाइन हाइब्रिड्स। जब हाइब्रिड को डेवलप करने के लिए इन 3 सिस्टम्स को यूटिलाइज किया जाता है तो इसको हम 3 लाइन हाइब्रिड कहते हैं। तो जब हाइब्रिड कैसे बनेगा, 3 लाइन टेक्निक्स को यूज करके बनेगा, तो इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, 3 लाइन हाइब्रिड्स। देखिए अब क्या है, रिक्वायरमेंट्स फॉर 3 लाइन। तो रिक्वायरमेंट्स फॉर 3 लाइन्स में देखिए, requirements for 3 lines in CMS। नंबर 1 A लाइन। देखिए अब ये डिफरेंट जो लाइन है इनके लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। जैसे A लाइन है, A लाइन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 स्टेबल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो इनमें स्टेबल होनी चाहिए। सेकंड क्या है, वेल डेवलप्ड फ्लोरल ट्रैक्ट्स फॉर आउट क्रॉसिंग।
आउट क्रॉसिंग के लिए जो फ्लोरल ट्रैक्ट्स है वो वेल डेवलप्ड होने चाहिए। थर्ड, इजीली वाइड स्पेक्ट्रम एंड स्ट्रांगली टू बी रिस्टोर्ड। तो इजीली होने चाहिए जिनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और साथ में उनको हम स्ट्रांगली क्या करें, रिस्टोर कर सकें। अगर उसको स्ट्रांगली रिस्टोर किया जा सके तो ये तीन एक रिक्वायरमेंट्स है ए लाइन के लिए। अब बी लाइन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, वेल डेवलप्ड फ्लोरल ट्रैक्ट्स। जो फ्लावर्स के ट्रैक्ट्स है वो वेल डेवलप्ड होने चाहिए विद लार्ज पोलन लोड। तो उसमें जो पोलन है वो लार्ज नंबर पर लोड होने चाहिए। गुड कंबाइनिंग एबिलिटी, कंबाइन होने की एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए उनमें। और आर लाइन, अब आर लाइन में क्या रिक्वायरमेंट्स है, स्ट्रॉन्ग रीस्टोर एबिलिटी, रीस्टोर करने की एबिलिटी इसमें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। गुड कंबाइनिंग एबिलिटी, कंबाइन होने की एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। लार्ज पोलन लोड होना चाहिए। नॉर्मल फ्लावरिंग रेट्स एंड टाइमिंग, तो टाइमिंग्स है, फ्लावरिंग रेट्स है, ये सब इनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है अलग अलग लाइन के लिए। अब ये स्टेप से देखिए, जैसे आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है, अगर याद हो आपको थोड़ा सा, तो जैसे ये देखिए, ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में देखिए सीएमएस मल्टीप्लिकेशन, ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में ए लिया और बी लिया। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है। इसमें आप देखिए ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1 है ये। तो जब हम दोनों रिसेसिव जीन देख रहे हैं, आर 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 आर, ये स्टेराइल है और ये नॉर्मल है, देख रहे हैं, ये एन फॉर नॉर्मल और ये एस फॉर स्टेराइल है। तो जब हम इनको क्रॉस कराते हैं, जब देखिए स्टेराइल कौन है, जब एक स्टेराइल लेंगे हम, यूज करेंगे, तो उसको ए लाइन कह रहे हैं हम, देख रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पर एक स्टेराइल लिया है हमने, और एक कैसे लिया है, नॉर्मल लिया है। जो नॉर्मल लिया है उसको हम बी लाइन कह रहे हैं, और जो स्टेराइल लिया उसको हम ए लाइन कह रहे हैं। जब इन दोनों में हमने क्रॉस कराया, तो क्रॉस करने पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ही स्टेराइल जीन वाला है, तो वो जब आगे ट्रांसमिटेड होगा तो स्टेराइल जीन ही क्या होगा, आगे ट्रांसमिटेड होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आर आर एस, तो F1 जनरेशन में जो हमें मिलेगा वो ए लाइन वाला मिलेगा। आप याद रखिएगा हमेशा, जब एक ए और बी लाइन के बीच में क्रॉस कराया जाए और ए स्टेराइल हो, तो F1 जनरेशन में हमेशा स्टेराइल ही हमें ऑब्टेन होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें ये F1 प्रोजेनी को यूटिलाइज करना है। ये देखिए F1 को यूटिलाइज किया हमने। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल ले रहे हैं वहां पे डोमिनेंट जीन ले रहे हैं हम यहाँ पे। अब रिसेसिव जीन नहीं ले रहे हैं, आर आर वाले स्मॉल लेटर वाले, अब कैसे ले रहे हैं हम, यहाँ पे डोमिनेंट जीन वाला ले रहे हैं हम। तो जब डोमिनेंट जीन वाला लेंगे और ये रिसेसिव जीन वाला लेंगे, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, हिट्रोजाइगस। ये देख रहे हैं, आर कैपिटल और आर स्मॉल लेटर वाला, एक तो ये स्टेराइल वाला आया और एक क्या आ गया यहाँ पर, नॉर्मल वाला आ गया। बट कंडीशन कैसी हो गई, हिट्रोजाइगस, हिट्रोजाइगस हो गया। तो हाइब्रिड कंडीशन आ गई यहाँ पर, हाइब्रिड टू बी कमर्शियली ग्रोन बाय फार्मर्स। तो यहाँ पे इस तरह से हम हाइब्रिड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट इसमें देखिए, एक तो नॉर्मल वाला आ गया और एक कैसा आ गया यहाँ पर, रिसेसिव वाला आ गया। तो इस तरह से ये हम, जब ये F1 का हम इससे क्रॉस कराते हैं, तो ये हाइब्रिड यहाँ पर सीड मिलेगा हमें। और जो हाइब्रिड होगा उसमें से एक जीन किसका होगा, ये स्टेराइल वाला का होगा, और एक किसका होगा, नॉर्मल वाले का होगा। बट यहाँ पे कंडीशन आप क्या आ गई, हाइब्रिड। तो ये था